गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपन बात कर रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी सेकंड पेपर के बारे में। बीएससी फर्स्ट ईयर का बॉटनी सेकंड पेपर, इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। और अपना जो बुक है वो था माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, इस पेपर के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो अपन ने जो भी अपना प्रीवियस क्लास था, उस प्रीवियस लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, अपन ने लास्ट क्लास में देखा था मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर्स। और ये मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर्स क्या होती है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, टाइप के बारे में डिस्कस किया था। जैसे कि इसके 4 टाइप होते हैं, जैसे राइजोइड्स। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप था अपना वो था राइजोइड। सेकेंड टाइप देखा था अपन लोगों ने एप्रेसोरियम। जो अपना थर्ड टाइप था वो था ऑस्टोरियम। और फोर्थ हाइफल ट्रैप। तो ये चारों के बारे में अपन ने कल बात किया था कि इनका जो है फॉर्मेशन या फिर इनका जो भी डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से ये फॉर्म होती है और इनके मेजर फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो इनका मेजर फंक्शन सब में जो कॉमन चीज़ देखी थी कि जो भी राइजोइड्स होते हैं या फिर जो एप्रेसोरियम है, हॉस्टोरियम है और जो हाइफल ट्रैप है, उनमें कॉमन चीज़ क्या देखी थी कि ये सबका ही फॉर्मेशन जो है वो हाइफी के थ्रू हुआ है, कि हाइफी ने आपस में ऑर्गेनाइज किया है और कुछ माइसीलियम के अलावा जो अदर स्ट्रक्चर्स बनाई है वो इनको इन क्लासेस में डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो एक तो ये क्या हो गया कि मॉडिफाइड हाइफी के थ्रू फॉर्म हुए थे। और सेकंड कॉमन चीज़ क्या थी कि ये सारे ही एक रूट लाइक स्ट्रक्चर्स थे। देखा था जैसे ये ऑलमोस्ट जो सभी है ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू ये जो भी होस्ट है, होस्ट से ये अपना न्यूट्रिशन गेन कर रहे हैं। तो जितनी भी मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हुआ, तो फॉर्मेशन का जो मेन बेस था वो क्या था कि फंजाई को अपने होस्ट या फिर अपनी सबस्ट्रेटम से, होस्ट या जो भी सबस्ट्रेटम है उससे उन्हें न्यूट्रिशन गेन करना था। अब न्यूट्रिशन गेन किसके थ्रू करें, तो उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाई। वो स्ट्रक्चर्स थी राइजोइड, एप्रोसोरियम, हॉस्टोरियम और हाइफल ट्रैप। जिसमें जो हाइफल ट्रैप होती है, इसमें जो भी फंजाई जो ट्रैप बनाती है या फिर जो भी एक जाल जैसी संरचना बनाती है वो, और उसके थ्रू वो क्या करती है, अपना न्यूट्रिशन गेन करती है। तो न्यूट्रिशन का यहाँ पे सोर्स क्या था, नीमेटोड था। ठीक है, और ये जितनी भी फंजाई जो ये स्ट्रक्चर्स बनाती है वो सारी फंजाई नेचर में कैसी होती है, वो सारी फंजाई नेचर में पैरासिटिक बिहेवियर को प्रेजेंट करती है और इन सब में डिजीज़ कॉज करने की कैपेबिलिटी होती है। ये सभी जो फंजाई होती है वो डिजीज़ कॉजिंग फंजाई होती है। ठीक है, ये चीज़ अपन लोगों ने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। अब आज अपन बात करेंगे एग्रीगेशन ऑफ हाइफी। कल पढ़ा था मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर, आज पढ़ेंगे हाइफी का एग्रीगेशन, की जो भी हाइफी होती है या फिर जो माइसीलियम होता है वो एग्रीगेटेड होके किस किस तरह की स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है। तो आज का अपना टॉपिक चलेगा एग्रीगेशन ऑफ हाइफी। हाइफी जो है, जो भी फाइब्रस स्ट्रक्चर होती है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है माइसीलियम का, वो एग्रीगेट होके कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है, जो नई तरह की संरचनाओं का या फिर जो भी नई तरह की जो उसने ऑर्गन्स का फॉर्म किया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अपना फर्स्ट टाइप है इसमें स्क्लेरोशियम, कि जो फर्स्ट हाइफी आपस में एग्रीगेट होकर के जो फर्स्ट टाइप की स्ट्रक्चर बनाती है उसे हम लोग बोलते हैं स्क्लेरोशिया या फिर स्क्लेरोशियम। फर्स्ट हो गया अपना स्क्लेरोशियम। अब ये स्क्लेरोशियम क्या है,
तो ये भी क्या है कि ये हाइफी के थ्रू ही बना है, ये कुछ अलग से नहीं, ये एक तरह से हाइफी ही है। हाइफी ने ही आपस में एग्रीगेट किया है, आपस में क्या बोलते हैं कि एक समुच्चय बनाना, संगठित हो जाना, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, हाइफी ने अपना एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाया और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म माइसीलियम के फॉर्म में ना होकर वो एक अदर फॉर्म में बना है जिसे हम लोग बोल रहे हैं स्क्लेरोशियम। अब ये स्क्लेरोशियम क्या होता है कि ये बेसिकली वे फंजाई जो स्क्लेरोशियम का फॉर्मेशन करती है या फिर स्क्लेरोशियम का डेवलपमेंट करती है, वो फंजाई नेचर में पैरासिटिक होती है, ठीक है, वो रोगजनक फंजाई होती है। या फिर वो फंजाई क्या होती है, जैसे वे फंजाई जो स्क्लेरोशियम का फॉर्मेशन करती है वो नेचर में कैसी होती है, ये होगी नेचर में पैरासाइट, ये होगी पैरासिटिक फंजाई। और जितनी भी पैरासिटिक फंजाई होती है, अपन ने देखा कि जितनी भी जो डिजीज कॉजिंग फंजाई होती है उन्हीं को हम लोग पैरासिटिक फंजाई कहते हैं, या फिर जो पैरासिटिक फंजाई होती है उन्हीं के लिए अपन एक और टर्म यूज़ करते हैं कि वो डिजीज कॉजिंग होती है, डिजीज कॉजिंग फंजाई, ठीक है। अब ये डिजीज कॉजिंग फंजाई क्यों है या फिर पैरासिटिक फंजाई क्यों है, क्योंकि ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से गेन कर रही है, न्यूट्रिशन के लिए इसका मेजर सोर्स क्या है, लिविंग टिश्यू। ये लिविंग टिश्यू किसका हो सकता है, ये प्लांट का भी हो सकता है या फिर ये किसी भी एनिमल का हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई कि जो भी पैरासिटिक फंजाई होती है वो लिविंग टिश्यू, वो लिविंग प्लांट टिश्यू हो सकता है या फिर लिविंग एनिमल टिश्यू हो सकता है, उससे अपना न्यूट्रिशन गेन करती है, इसीलिए हम लोग इनको पैरासिटिक फंजाई कहते हैं। और लिविंग टिश्यू से ये अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, विच मीन्स वहाँ पे ये अपना इन्फेक्शन थ्रेड बनाती है, और जो इन्फेक्शन थ्रेड बनाती है उससे क्या होता है, लिविंग टिश्यू में इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, तो इसीलिए इनको ही हम लोग डिजीज कॉजिंग फंजाई भी बोलते हैं। और जो भी स्क्लेरोशियम जो फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली पैरासिटिक फंजाई के थ्रू ही देखने को मिलता है, ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं कि जो स्क्लेरोशियम एक्चुअल में जो स्टेज है, जैसे स्क्लेरोशियम जो स्टेज है, बेसिकली ये स्टेज क्या होती है, ये एक डोरमेंट स्टेज होती है। जैसे फंजाई है, फंजाई कौन सी है, पैरासिटिक फंजाई है, ये पैरासिटिक फंजाई है। अब ये पैरासिटिक फंजाई क्या करती है, एक रेस्टिंग स्टेज में जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं डोरमेंट स्टेज, यानी कि रेस्ट करने के लिए। जब ये अपनी रेस्टिंग स्टेज में होती है, जैसे ये पैरासिटिक फंजाई है और पैरासिटिक फंजाई की रेस्टिंग स्टेज, तो ये अपनी रेस्टिंग स्टेज, इसी को हम लोग बोलते हैं डोरमेंट स्टेज, डोरमेंट स्टेज। तो ये अपनी रेस्टिंग स्टेज या फिर जो भी डोरमेंट स्टेज होती है उसमें ये क्या करती है, कोई भी वर्क नहीं करती है, ना तो ये अपना माइसीलियम फॉर्म करेगी, ना ये कहीं से न्यूट्रिशन गेन करेगी, ना ये होस्ट के लिए सर्च करेगी, कुछ भी नहीं करेगी, ये सिर्फ एक जगह पे वैली बैठी रहती है, ठीक है। तो रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है कि जो भी पैरासिटिक फंजाई होती है वो एक स्टेज में, जिस स्टेज में वो प्रेजेंट है उसी में ही वो स्टैटिक रहती है, कोई भी चेंजेस नहीं करती है। रेस्टिंग स्टेज में ये माइसीलियम का फॉर्मेशन नहीं करेगी, जैसे माइसीलियम फॉर्मेशन, यहाँ पे माइसीलियम का फॉर्मेशन नहीं होगा। उसके बाद में न्यूट्रिशन गेन नहीं करेगी ये, किसी भी होस्ट टिश्यू से ये न्यूट्रिशन गेन नहीं करेगी, ठीक है। ये पैरासिटिक फंजाई है तो ये क्या करेगी, माइसीलियम नहीं बना रही है, न्यूट्रिशन गेन नहीं कर रही है, और जो भी इन्फेक्शन भी होस्ट पर किसी भी तरह का इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगी। ये तीनों काम ये नहीं करेगी, विच मीन्स ये रेस्ट कर रही है। ये कंप्लीट एक होता है ना आराम करना, तो बस ये इसकी रेस्टिंग स्टेज है या फिर डोरमेंट स्टेज है जिसमें ये आराम करती है और कोई भी फंक्शन नहीं करती है, ठीक है। तो जब भी रेस्टिंग स्टेज में फंजाई होती है तो ये कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है, कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है। और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर किसके थ्रू बनी होती है, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर जो होती है ये माइसीलियम या हाइफी के थ्रू बनी होती है,
हाइफी के थ्रू। और ये हाइफी क्या करेंगे, जैसे बहुत सारे हाइफी आपस में एग्रीगेट करेंगे या फिर हाइफी जो होते हैं आपस में एग्रीगेशन करेंगे और एग्रीगेशन करके ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम लोगों ने बोल दिया है स्क्लेरोशियम। अब ये स्क्लेरोशियम एक तरीके से बोल देंगे तो ये क्या हो गया, एक सीड लाइक स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है, जैसे प्लांट में सीड बनते हैं, ठीक है, ठीक उसी तरीके से जैसे ये क्या हो गई, एक सीड लाइक स्ट्रक्चर हो गया इसका, ये सीड लाइक स्ट्रक्चर हो गया। जैसे प्लांट में अपन लोग देखते हैं तो प्लांट में क्या होता है, जैसे कोई भी पौधा होता है या फिर कोई भी प्लांट होता है तो उसमें क्या होता है कि जैसे जब भी फ्लावरिंग स्टेज आती है या फिर जब भी वेजिटेटिव स्टेज से जो रिप्रोडक्टिव स्टेज में जब उसमें का ट्रांजिशन होता है तो रिप्रोडक्टिव स्टेज में फ्लावर डेवलपमेंट होता है, फ्लावर से फिर जो भी फ्लावर बना है उससे फ्रूट भी डेवलप होता है, फ्रूट के अंदर सीड्स का डेवलपमेंट होता है और जो भी सीड होता है उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, ठीक है। तो वो एम्ब्रियो को जब तक हम लोग उस सीड को वाटर सोक नहीं करते हैं या फिर जब तक वो सीड को पर्टिकुलर फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती, यानी कि अनुकूल परिस्थितियां जब तक उस सीड को नहीं मिलेगी तब तक वो सीड क्या करेगा, वो डॉर्मेंट पड़ा रहेगा या फिर रेस्टिंग स्टेज में रहेगा। लेकिन जैसे ही हमने उस सीड को जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन दे दिया है, उसको वाटर मिल गया, उसको जो भी फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस या फिर जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस चाहिए थी वो सारी कंडीशन उसकी फुलफिल हो गई है, तो वो क्या करेगा, वो वापस से न्यूट्रिशन गेन करेगा, वाटर गेन करेगा और अपना जर्मिनेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से स्क्लेरोशियम भी होता है, सीड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इस सीड लाइक स्ट्रक्चर में जैसे एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है ठीक उसी तरीके से ये होता है कि तो ये सीड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कब होगा, जैसे सीड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये सीड लाइक स्ट्रक्चर कौन से स्टेज में बनेगी, फेवरेबल कंडीशंस में बनेगी या अनफेवरेबल कंडीशंस में बनेगी, ठीक है। सीड लाइक स्ट्रक्चर है, सेकंड रेस्टिंग स्टेज है, उसके बाद में माइसीलियम फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, माइसीलियम का यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उसके बाद में ये न्यूट्रिशन गेन नहीं कर रही है या फिर इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको होस्ट नहीं मिल रहा है, इसको होस्ट भी नहीं मिल रहा है, विच मीन्स ये सारी कंडीशंस क्या हो गई, ये सारी अनफेवरेबल कंडीशंस हो गई। तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि जितने भी जो स्क्लेरोशियम होते हैं या फिर पैरासिटिक फंजाई जो स्क्लेरोशियम या फिर सीड लाइक स्ट्रक्चर्स का जो फॉर्मेशन करती है वो फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। और अनफेवरेबल कंडीशंस में क्यों होता है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशंस में उसे माइसीलियम फॉर्मेशन के लिए होस्ट नहीं मिलता है, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं होता है, तो वो रेस्टिंग स्टेज में पड़ी रहती है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में देखते हैं कि जो भी स्क्लेरोशियम होते हैं ये क्या होते हैं, जो सीड है ये क्या होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, ये थिक वॉल्ड एंड सॉलिड होते हैं, थिक वॉल्ड एंड सॉलिड, कि जो भी सीड लाइक स्ट्रक्चर है या फिर जो भी स्क्लेरोशियम है इनका नेचर कैसा होता है कि ये थिक वॉल्ड होते हैं, इनके चारों तरफ एक मोटी भित्ति पाई जाती है और वो जो भी मोटी भित्ति या फिर जो थिक वॉल पाई जाती है वो बहुत ही सॉलिड होती है, विच मीन्स वो इजीली ब्रेकेबल नहीं होती, उसे इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया कि ये थिक वॉल होती है और सॉलिड होती है, जैसे इस तरह की ये स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जैसे ये हो गया स्क्लेरोशियम। तो ये स्क्लेरोशियम में क्या होगा, चारों तरफ जो भी सेल वॉल है या फिर एक क्या होता है, चारों तरफ एक कोट पाई जाती है, ये थिक कोट प्रेजेंट है और इसके अंदर थिक कोट प्रेजेंट है जो कि इसके अंदर जो भी माइसीलियम स्टोर है उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, अनफेवरेबल कंडीशंस में उसको सेफ्टी प्रोवाइड करती है, ठीक है। जिससे कि सेफ्टी प्रोवाइड करती है तो क्या होगा कि जैसे ये थिक कोट है तो जब भी अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वाटर नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, तो ये जो भी थिक कोट है ये क्या करेगी, इसके अंदर जो भी माइसीलियम है उसको डेड नहीं होने देगी, उसको लिविंग रखेगी, ठीक है। तो थिक वॉल का फॉर्मेशन क्यों होता है, माइसीलियम को लिविंग रखने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आ जाएगी, अनफेवरेबल से जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आ जाएगी, फेवरेबल कंडीशंस में क्या होएगा, उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, उसे वाटर भी मिल रहा है, उसे माइसीलियम बनाने के लिए उसे होस्ट भी मिल गया है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होगी। तो इसकी जो ये थिक वॉल है या फिर जो थिक कोट है ये ब्रेक हो जाएगी।
ब्रेक होकर के क्या करेगी, इसके अंदर जो भी माइसीलियम है वो माइसीलियम रीग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। इसकी जो भी रीग्रोथ होगी वो स्टार्ट हो जाएगी और ये वापस से अपना नया माइसीलियम फॉर्म कर लेगी। तो इसका जो जिस्ट हो गया, जो एक इसका सबका जो समरी हो गया वो क्या हो गया कि स्क्लेरोशियम जो स्ट्रक्चर होती है वो पैरासिटिक फंजाई के थ्रू फॉर्म की जाती है। स्क्लेरोशियम एक सीड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके चारों तरफ एक थिक वॉल प्रेजेंट होती है और वो जो वॉल होती है वो नेचर में सॉलिड होती है। वो सॉलिड सेल वॉल, वो जो सॉलिड और थिक वॉल होती है वो क्या करती है कि स्क्लेरोशियम के अंदर जो माइसीलियम होता है उसे अनफेवरेबल कंडीशंस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और स्क्लेरोशियम जो स्टेज है वो फंजाई की रेस्टिंग स्टेज होती है जिसमें फंजाई किसी भी तरह का वर्क नहीं करती है। वर्क में माइसीलियम फॉर्मेशन नहीं करेगी, न्यूट्रिशन गेन नहीं करेगी। और न्यूट्रिशन और माइसीलियम क्यों नहीं बनाएगी, क्योंकि उसको होस्ट नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल कि जितनी भी जो ये फंजाई होती है किस में देखते हैं। जैसे स्क्लेरोस्पोरा जो फंजाई होती है उसमें मैं श्योर नहीं हूँ कि यही एग्जाम्पल होगा। जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं इसका जो है एग्जाम्पल आपको बता दूंगी। मे भी स्क्लेरोस्पोरा हो सकता है, तो ये अभी सस्पेंस में है, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना ये अपना फर्स्ट टाइप हो गया स्क्लेरोशियम। जो सेकंड टाइप होता है एग्रीगेशन ऑफ फंजाई में, जो सेकंड टाइप देखेंगे वो होएगा अपना प्लेक्टेनकाइमा। अपना सेकंड टाइप है प्लेक्टेनकाइमा। अब ये प्लेक्टेनकाइमा क्या होता है कि जब बहुत सारी हाइफी आपस में एग्रीगेट होती है, तो एक जैसे हाइफी ने आपस में एग्रीगेशन करके स्क्लेरोशियम बनाया था, ठीक है, ठीक उसी तरीके से हाइफी क्या होती है, जैसे स्क्लेरोस्पोरा मैंने एक जस्ट आपको एग्जांपल दिया कि मे बी स्क्लेरोस्पोरा में जो है स्क्लेरोशियम नाम की स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। तो ये जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ है, जैसे स्क्लेरोस्पोरा एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ है, उस स्पीशीज़ की जो भी फंजाई होती है या फिर जो भी फंजाई का जो माइसीलियम या हाइफी होता है उसने एग्रीगेशन करके एक स्ट्रक्चर बनाई और वो स्ट्रक्चर को बोल दिया हम लोगों ने स्क्लेरोशियम, ठीक है। उसी तरीके से कुछ अदर फंजाई होती है, फंजाई के कुछ दूसरे मेंबर्स हो सकते हैं, तो वो दूसरी जो भी स्पीशीज़ होती है जैसे अदर टाइप की स्क्लेरोस्पोरा के अलावा जो भी स्पीशीज़ होती है, जैसे फंजाई की कोई भी रैंडम स्पीशीज़ हो सकती है, तो वो स्पीशीज़ क्या करेगी, कुछ अपनी जो भी हाइफी होगी वो हाइफी में वो कुछ मॉडिफिकेशन करेगी और मॉडिफिकेशन करके एक या फिर हाइफी आपस में क्या करेगी, एक एग्रीगेशन करेगी, बहुत सारी हाइफी आपस में संगठित हो जाएगी। संगठित होकर के उन्होंने क्या किया है, एक नया स्ट्रक्चर बनाया और वो जो नया स्ट्रक्चर है उसको उन्होंने क्या नाम दिया है, प्लेक्टेनकाइमा, ठीक है। कि जो भी फंजाई का एग्रीगेशन करके हाइफी ने एग्रीगेशन करके जो स्ट्रक्चर बनाई है उसे हम लोग बोलते हैं प्लेक्टेनकाइमा। ये प्लेक्टेनकाइमा भी क्या होती है, ये एक टिश्यू जैसा, मतलब ये प्लेक्टेनकाइमा को जब हम लोग देखते हैं ये क्या होती है, हाइफी का एग्रीगेटेड फॉर्म है, एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ हाइफी, एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ हाइफी, ठीक है। और जब भी हम लोग प्लेक्टेनकाइमा की स्टडी करते हैं, ठीक है, तब हम लोगों को ये कैसा दिखता है, ऐसा इमेजिन होता है, ऐसा इल्यूजन होता है कि कोई टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर है। ये कैसा दिखता है, ये एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखता है, एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर की तरह हम लोगों को ऐसा इल्यूजन होता है जैसे कोई टिश्यू हो। तो इस तरह की जो भी स्ट्रक्चर होती है उसे हम लोग बोलते हैं प्लेक्टेनकाइमा। अब अपना थर्ड टाइप आता है जिसे हम लोग बोलते हैं माइसीलियल स्ट्रैंड। नेक्स्ट टाइप आता है अपना जिसे हम लोग बोलते हैं माइसीलियल स्ट्रैंड, ठीक है। अब ये माइसीलियल स्ट्रैंड या फिर कवक जालीय रज्जुक इसे बोलते हैं। ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, इस माइसीलियल स्ट्रैंड का भी एक एग्जाम्पल ले तो जो
राइजोमॉर्फ जो है ये एग्जाम्पल है माइसीलियल स्ट्रैंड का। जैसे हम लोगों ने देखा था राइजोइड के बारे में कि जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे राइजोइड बोल दिया था, ठीक उसी के सिमिलर जो होता है राइजोमॉर्फ होता है। ठीक है, राइजोमॉर्फ में हम लोग क्या देखते हैं कि फंजाई के कुछ मेंबर्स में जो भी हाइफी होते हैं वो आपस में अरेंज होकर के या फिर आपस में बहुत ज़्यादा गुथ जाते हैं। ठीक है, आपस में इतने ज़्यादा एग्रीगेटेड हो जाते हैं कि एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये राइजोमॉर्फ किसके सिमिलर है? ये राइजोमॉर्फ सिमिलर है राइजोइड के। जैसे अगर राइजोइड की बात करें तो राइजोइड क्या था? रूट लाइक स्ट्रक्चर्स थे, रूट लाइक स्ट्रक्चर थे। और ये रूट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किसके थ्रू हुआ था? ये इसका फॉर्मेशन हुआ था हाइफी के थ्रू। यानी कि राइजोमॉर्फ क्या था? एक मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर था, मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर। ये रीड किया था अपन ने कि जो भी राइजोमॉर्फ है वो राइजोइड है वो एक मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर है जिसमें हाइफी आपस में या फिर खुद में कुछ मॉडिफिकेशन करती है और मॉडिफिकेशन करके एक रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। जो रूट लाइक स्ट्रक्चर बनती है वो क्या करती है? जो भी माइसीलियम होता है, फंजाई ने जो भी माइसीलियम बनाना है उसे वो होस्ट टिश्यू के अंदर या फिर होस्ट टिश्यू पर स्टेबल रखने में हेल्प करता है और इस राइजोइड के थ्रू वो जो फंजाई है वो होस्ट से अपना न्यूट्रिशन गेन करती है। ठीक उसी तरीके से राइजोमॉर्फ होता है। राइजोमॉर्फ में भी क्या होता है? ये भी एक रूट लाइक स्ट्रक्चर ही होता है। जैसे जो राइजोमॉर्फ है ये भी एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये रूट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होता है? हाइफी के एग्रीगेशन से। हाइफी के एग्रीगेशन से। यहाँ पे हाइफी ने मॉडिफिकेशन किया था और यहाँ पे हाइफी ने एग्रीगेशन किया था। एग्रीगेशन कैसे किया? जैसे बहुत सारे हाइफी है, हाइफी ने आपस में किया कि बहुत एक दूसरे के साथ में इतना वो गुथ गए या फिर इतना वो एग्रीगेटेड हो गए, एक दूसरे के साथ में इतना वो जॉइंट हो गए कि उन्होंने एक रूट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया है। और वो जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम लोग बोलते हैं राइजोमॉर्फ, जो एक माइसीलियल स्ट्रैंड का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो राइजोमॉर्फ होता है ये बेसिकली जो भी पैरासिटिक फंजाई होती है उनके थ्रू बनाया जाता है, जो कि पैरासिटिक फंजाई का मेजर फंक्शन क्या है? इन्फेक्शन कॉज करना। ठीक है, तो जो भी राइजोमॉर्फ होते हैं ये बेसिकली कौन सी फंजाई के थ्रू बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं पैरासिटिक फंजाई के थ्रू। इनका फॉर्मेशन किया जाता है बाय पैरासिटिक फंजाई, पैरासिटिक फंजाई के थ्रू किया जाता है। और ये पैरासिटिक फंजाई ने जब राइजोमॉर्फ बनाया तो ये क्या कर रही है कि जो भी होस्ट है उसमें इन्फेक्शन कॉज कर रही है। जैसे होस्ट है तो होस्ट ने होस्ट के अंदर इसने क्या किया है? इन्फेक्शन कॉज किया है। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो भी राइजोमॉर्फ है या फिर जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है वो एक तरह से क्या है? ये एक इन्फेक्शन थ्रेड है। ये क्या है? जो राइजोमॉर्फ है ये एक तरह से क्या हो गया? इन्फेक्शन थ्रेड। इन्फेक्शन थ्रेड। ठीक है, कि जो भी संक्रमित जो फिलामेंट होते हैं या फिर जिनके थ्रू इन्फेक्शन कॉज होता है वो इन्फेक्शन थ्रेड ही होता है राइजोमॉर्फ, जिसे जो दिखने में रूट लाइक होता है या फिर हाइफी आपस में एग्रीगेशन करके इसका फॉर्मेशन करती है। पैरासिटिक जो फंजाई या फिर जो डिजीज कॉजिंग फंजाई होती है उनमें ये माइसीलियल स्ट्रैंड या फिर राइजोमॉर्फ नाम की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जो कि जो भी होस्ट होता है उसमें इन्फेक्शन कॉज करवाता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो राइजोमॉर्फ होते हैं ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। जितने भी राइजोमॉर्फ होते हैं, जो भी फंजाई में राइजोमॉर्फ नाम की जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो स्ट्रक्चर बेसिकली दो टाइप की होती है। जैसे राइजोमॉर्फ के दो टाइप हो गए। राइजोमॉर्फ। ठीक है, ये राइजोमॉर्फ दो टाइप के होते हैं। दो टाइप कौन से हैं? एक तो हो गया डिफरेंशिएटेड राइजोमॉर्फ और एक हो गया अनडिफरेंशिएटेड राइजोमॉर्फ। फर्स्ट हो जाता है अपना अनडिफरेंशिएटेड। और सेकंड हो गया अपना डिफरेंशिएटेड।
डिफरेंशिएटेड राइजोमोर्फ। अब ये डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड का मीन क्या है कि राइजोमोर्फ तो बन गया, लेकिन ये डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड टाइप कौन से होंगे, मतलब किसको हम लोग अनडिफरेंशिएटेड बोलेंगे और किसको हम लोग डिफरेंशिएटेड बोलेंगे, ये चीज़ देखते हैं कि तो इसमें क्या देखते हैं कि जितने भी जो अनडिफरेंशिएटेड राइजोमोर्फ होते हैं उसमें क्या होता है, एपिकल जो मेरिस्टेम होता है वो क्लियर नहीं होता है, ठीक है, वो क्लियर नहीं होता है, जैसे वो स्पष्ट नहीं होता है। जबकि जो डिफरेंशिएटेड राइजोमोर्फ होते हैं उसमें जो भी एपिकल मेरिस्टेम होता है वो एकदम क्लियर होता है। जैसे एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, पहले देख लेते हैं एपिकल मेरिस्टेम क्या है। एपिकल मेरिस्टेम कि जो भी एपिकल मेरिस्टेम होता है वो एक्चुअल में होता क्या है। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, जैसे हम लोग प्लांट की जब रूट और शूट सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जैसे कोई भी प्लांट है, प्लांट का डेवलपमेंट हम लोगों ने लीड करना है, प्लांट के डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों को स्टडी करनी है या फिर प्लांट का डेवलपमेंट हम लोगों को रीड करना है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि प्लांट का जब डेवलपमेंट होता है तो दो टाइप के मेरिस्टेम फॉर्म होते हैं। एक तो होता है जैसे रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये हो गया अपना रूट एपिकल मेरिस्टेम, जबकि जो सेकंड टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा अपना शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। और जो भी मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होते हैं, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जैसे ये हो गया अपना मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, तो ये जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ये क्या करते हैं, ऑलवेज इमैच्योर ही रहते हैं, ये कभी भी मैच्योर नहीं होते हैं, ये इमैच्योर होते हैं, इमैच्योर इन नेचर। अब नेचर में इमैच्योर है, इसका मतलब क्या हो गया कि जब तक प्लांट ग्रोथ करेगा, जब तक प्लांट का लाइफ साइकिल रन करेगा तब तक ये क्या करेंगे, सेल्स का, इसकी जो भी सेल्स होगी, जैसे अगर कोई सेल है तो ये सेल क्या करेगी, कंटिन्यूअस डिवीजन करेगी, कंटिन्यूअस डिवीजन करेगी, यानी कि कभी अगर सेल मैच्योर हो जाएगी तब वो डिवीजन करना बंद कर देगी। एक स्टेज आएगी, एक स्टेज के बाद में उसने अपना डिवीजन बंद कर दिया है और वो सेल के बाद में क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। लेकिन जो भी एपिकल जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो सेल्स होती है वो ऑलवेज ही इमैच्योर होती है। इमैच्योर का मतलब कि वो जब तक प्लांट का लाइफ साइकिल चलता है तब तक वो डिवीजन करती है और नए नए सेल्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अब रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या हो गया और शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या हो गया, यानी कि रूट का जो एपिकल, जैसे रूट डेवलपमेंट के टाइम जो फर्स्ट सेल्स बनती है उसको हम लोग बोलते हैं, या फिर जो उसको पोलरिटी प्रोवाइड करती है या फिर जिनसे रूट कंप्लीट रूट का फॉर्मेशन होता है उसको तो हम लोग बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम, जबकि जो शूट एरिया बनाता है मेरिस्टेम उसे हम लोग बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, ठीक। इसी तरीके से इसमें बात कर रहे थे कि डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है कि इसमें जो भी मेरिस्टेम होता है उसका एपिकल मेरिस्टेम, राइजोमोर्फ क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर जब अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में कैसे रहेगी कि इसमें जो भी एपिकल मेरिस्टेम है वो क्लियर नहीं होगा, इसमें जो एपिकल मेरिस्टेम होगा, जो भी रूट लाइक स्ट्रक्चर का जो एपिकल मेरिस्टेम है ये क्या है, क्लियर नहीं होता है, ठीक है। कि जो भी अनडिफरेंशिएटेड का मतलब कि जो एपिकल मेरिस्टेम और जो अदर सेल्स होती है, जैसे राइजोमोर्फ के अंदर 3 से 4 टाइप की सेल है, लेकिन वो 3 से 4 टाइप की जो सेल है उसमें से एक सेल ऐसी है जो कि उन सेल, जैसे इनिशियल सेल होती है जिससे कि कोई एक कोशिका जिससे सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है, या फिर कोई एक कोशिका या फिर कोई एक सेल जिससे जो कंप्लीट टिश्यू होता है उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये मान लिया कि कोई सिंगल सेल है जिससे कि ये रूट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर जो भी हाइफल स्ट्रक्चर है उसका राइजोमोर्फ का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या होती है, ये जो सेल होती है एपिकल मेरिस्टेम, ये क्लियर नहीं होती। हम लोग देख के, जब भी हम लोग राइजोमोर्फ की स्टडी करते हैं तो हम लोग देख के डिफ्रेंशिएटेड नहीं कर सकते कि इनमें से एपिकल मेरिस्टेम कौन सा है और जो अदर सेल्स है वो कौन सी है। जबकि जो भी डिफ्रेंशिएटेड राइजोमोर्फ में क्या होता है कि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो एकदम क्लियर होता है, वी कैन डिफ्रेंशिएट, ठीक है। हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो एपिकल मेरिस्टेम, राइजोमोर्फ में एपिकल मेरिस्टेम वाला पोर्शन कौन सा है और जो अदर टिश्यूज़ हैं वो कौन से हैं। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में अपन लोग नेक्स्ट बात करते हैं मॉर्टेलिटी के बारे में। ये हो गई अपनी 3 टाइप की स्ट्रक्चर। अपनी जो नेक्स्ट टाइप की स्ट्रक्चर होती है उससे हम लोग बोलते हैं मॉर्टेलिटी।
जैसे फोर्थ टाइप हो गया अपना मोर्टेलिटी। अब ये मोर्टेलिटी क्या होता है? मोर्टेलिटी को हम लोग बोलते हैं चलनशीलता, इसे बोलते हैं हम लोग चलनशीलता। ठीक है, चलनशीलता हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि जो भी फंजाई होती है, फंजाई में जो भी सेल्स पाई जाती है वो सेल्स क्या होती है? मोबाइल नहीं होती है। मोबाइल का मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, उनमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं पाया जाता है। जैसे फंजाई है, अगर ये फंजाई, जैसे मान लिया ये कोई ए फंजाई है, ठीक है, अब ये ए फंजाई क्या कर रही है? ये इमोबाइल है, विच मीन्स ये एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती है। जबकि जैसे बी फंजाई है, ये नेचर में मोबाइल है। मोबाइल का मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह पे ये ट्रांसपोर्ट कर सकती है। अब ट्रांसपोर्ट कैसे करेगी? और ये सेल मतलब जो भी फंजाई है, ये फंजाई ट्रांसपोर्ट नहीं कर रही है और ये जो फंजाई है ये ट्रांसपोर्ट कर रही है, तो इसके बेसिस पे इनका जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं मोर्टेलिटी। की जो भी मोबाइल फंजाई होती है उनमें जो भी मूवमेंट होता है उनका एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे जो भी ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं मोर्टेलिटी। अब वो मोर्टेलिटी के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे कुछ लोअर फंजाई होती है, जैसे ये तो इमोबाइल और ये मोबाइल हो गई। अब ये इमोबाइल फंजाई मूवमेंट क्यों नहीं कर रही है और जो मोबाइल फंजाई है ये मूवमेंट क्यों कर रही है, ये चीज़ें हम लोग अब देखेंगे। तो इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो मोर्टेलिटी जो फैक्टर है या फिर मोर्टेलिटी वाला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो कौन सी फंजाई में पाया जाता है। कि जितनी भी जो लोअर फंजाई होती है, जैसे लोअर फंजाई जिसे हम लोग बोलते हैं निम्न वर्गीय फंजाई, निम्न वर्गीय फंजाई या फिर निम्न वर्गीय कवक, ये हो गया। ठीक है, तो जितनी भी जो लोअर फंजाई होती है उनमें क्या होता है कि जैसे लोअर फंजाई है, ये लोअर फंजाई के अंदर जो भी सेल्स बनती है वो सेल के ऊपर फ्लैजिला पाया जाता है। ये फ्लैजिला क्या करते हैं, अपन ने देखा था ना कि जो फंजाई मोबाइल है तो वो मोबाइल क्यों होती है? क्योंकि उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं और ये फ्लैजिला क्या करते हैं? इसको ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली जा सकती है। अब ये फ्लैजिला क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में देखेंगे। जैसे ये फ्लैजिला है, जैसे लोअर फंजाई है, लोअर फंजाई के अंदर जो भी जैसे सेल्स बनती है वो सेल्स के ऊपर क्या होते हैं? फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। अब ये फ्लैजिला क्या होता है? इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैजिला को बोलते हैं हम लोग कशापिका, इसे बोलते हैं हम लोग कशापिका। ठीक है, ये हो गया। अब ये कशापिका या फ्लैजिला क्या है ये देख लेते हैं कि जैसे ये दो टाइप के होते हैं। जैसे ये कोई फंजाई की कोई सेल है या फिर फंजाई का कोई स्पोर है, इस स्पोर के ऊपर ये इस तरह की एंटीना जैसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। ये एंटीना जैसी जो भी स्ट्रक्चर है इसी को हम लोगों ने बोला है फ्लैजिला, और ये हो गया इसका स्पोर। ठीक है, तो ये स्पोर को ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प करेगा? ये फ्लैजिला करेगी। अगर ये फ्लैजिला प्रेजेंट है विच मीन्स ये बाई वाटर या बाई एयर जो होता है ये एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर ये फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है तो ये इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। जैसे फ्लैजिला प्रेजेंट है तो इसे हम लोग बोल देंगे मोबाइल। लेकिन अगर फ्लैजिला एब्सेंट है, फ्लैजिला जो है वो एब्सेंट है, तो उसे हम लोग बोल देंगे इमोबाइल। होप कि ये जो दोनों चीज़ें ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब फ्लैजिला के टाइप को देखें तो फ्लैजिला दो टाइप के होते हैं। जब जितनी भी फंजाई होती है उस पर फ्लैजिला के नंबर 2, 3, 4, 5 कितनी भी हो सकते हैं। जैसे अलग अलग स्पीशीज़ में फ्लैजिला का नंबर जो होता है वो वेरी करता है। अब देखते हैं हम लोग फ्लैजिला के टाइप्स कि फ्लैजिला कितने टाइप के होते हैं। तो फ्लैजिला बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ठीक है, 2
2 टाइप के फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। अब वो 2 टाइप के फ्लैजिला कौन से होते हैं? वो 2 टाइप के फ्लैजिला होते हैं, जैसे एक फ्लैजिला को बोलते हैं हम लोग विप्लैश फ्लैजिला, ये हो गया अपना विप्लैश फ्लैजिला, और जो सेकंड टाइप का फ्लैजिला होता है उसे हम लोग बोलते हैं टिंसल फ्लैजिला, टिंसल फ्लैजिला। ठीक है, जितनी भी फंजाई होती है उसमें सिर्फ ये 2 ही टाइप के फ्लैजिला देखने को मिलेंगे, इससे कोई थर्ड टाइप का फ्लैजिला देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर फंजाई की 100 स्पीशीज अभी तक रिपोर्टेड की गई है तो वो 100 के अंदर अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो या तो विप्लैश टाइप का होगा या फिर वो टिंसल टाइप का फ्लैजिला होगा। अब विप्लैश और टिंसल टाइप क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट बात करते हैं विप्लैश फ्लैजिला की। जितने भी टाइप की फंजाई में विप्लैश फ्लैजिला पाए जाते हैं उसमें क्या होता है, ये इनकी सरफेस जो होती है वो स्मूथ होती है, स्मूथ सरफेस। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है कि कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। जो भी फ्लैजिला होते हैं, जैसे ये फ्लैजिला स्मूथ सरफेस वाले होते हैं, जबकि ये फ्लैजिला की जो भी सरफेस होती है उस पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, इस पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। अब ये स्मूथ सरफेस वाले कैसे होते हैं और जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है वो कैसी होती है, तो वो चीज़ देखते हैं। जैसे ये हो गया, तो ये जो फ्लैजिला है इसे हम लोग बोलेंगे स्मूथ सरफेस। ठीक है, क्योंकि इसके ये जो फ्लैजिला है, जैसे ये फ्लैजिला है और इसकी जो भी सरफेस है उस पर किसी भी तरह की हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम लोगों ने बोल दिया है कि ये विप्लैश फ्लैजिला होता है। इसी के ऑपोजिट जो टिंसल फ्लैजिला होता है उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे ये कोई स्पोर है, फंजाई का स्पोर है, ये इसका न्यूक्लियाई, जैसे ये स्पोर है, और इसके ऊपर जो भी फ्लैजिला पाए जाते हैं उसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। ठीक है, जैसे ये हो गई हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो फ्लैजिला होगा इसे हम लोग बोलेंगे टिंसल टाइप का फ्लैजिला, क्योंकि इसका जो भी फ्लैजिला या फिर जो भी एंटीना जैसे जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसके ऊपर क्या होता है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, हेयर लाइक अपेंडेजेस पाए जाते हैं। जैसे ये हो गया हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो भी टिंसल फ्लैजिला होते हैं उनके ऊपर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होती है इसे हम लोग बोलते हैं मेस्टिगोनी, मेस्टिगोनी। ठीक है, जो भी विप्लैश फ्लैजिला होते हैं वो स्मूथ सरफेस वाले होते हैं। स्मूथ सरफेस वाले कैसे, कि जैसे ये हो गया, इसकी जो भी सरफेस है वो स्मूथ है। जबकि जो टिंसल फ्लैजिला होते हैं उसमें क्या होता है, फ्लैजिला के ऊपर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं मेस्टिगोनी। ये चीज़ें हो गई। अब अपन लोग बात करते हैं कि ये तो हो गया कि जितने भी जो हाइफी का जो एग्रीगेशन होके वो जो जो स्ट्रक्चर्स बना रही थी उनके बारे में बात हो गई। उसके बाद में देख लिया कि जैसे मोर्टेलिटी जो फैक्टर है या फिर जितनी भी जो मोबाइल जो फंजाई होती है वो मोबाइल क्यों होती है, क्योंकि उसके पीछे फ्लैजिला रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्लैजिला क्या होता है कि फ्लैजिला एक एंटीना लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि स्पोर्स के ऊपर पाई जाती है। अब ये फ्लैजिला या फिर जो एंटीना लाइक स्ट्रक्चर है जैसे फ्लैजिला का है, ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप कौन कौन से होते हैं कि जो फर्स्ट टाइप है उसे हम लोगों ने बोल दिया कि विप्लैश, और जो सेकंड टाइप होता है उसे बोल दिया है हम लोगों ने टिंसल। ठीक है, विप्लैश में क्या होता है कि फ्लैजिला स्मूथ सरफेस होता है, उस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं पाई जाती है। जबकि जो टिंसल टाइप फ्लैजिला होता है उसमें जो भी फ्लैजिला होता है उसके ऊपर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है इसे हम लोग
मेस्टिको नीम बोलते हैं, और ये फंजाई को एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करने में हेल्प करती है। ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं फंजाई में रिप्रोडक्शन के बारे में, कि जितनी भी जो फंजाई होती है वो किस किस तरीके से रिप्रोड्यूस करती है। तो नेक्स्ट आता है अपना रिप्रोडक्शन इन फंजाई। जो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है या फिर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आ गया अपना रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ठीक है, अब फंजाई बेसिकली कौन कौन से मेथड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करती है, तो जितनी भी फंजाई होती है वो बेसिकली रिप्रोडक्शन के लिए 3 पाथवेज को फॉलो करती है। वो 3 पाथवे कौन से होते हैं कि जो फर्स्ट टाइप का रिप्रोडक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो सेकंड टाइप का रिप्रोडक्शन वो फॉलो करती है उसे हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो थर्ड होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, कि इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है और किस किस तरीके से जो भी सिंगल माइसीलियम है उससे मल्टीपल माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट टाइप आता है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। जैसे इसका फर्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये हो गया अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन कौन सी पाथवेज के थ्रू फॉलो किया जाता है, ये चीज़ देखेंगे। तो जो फर्स्ट पाथवे होता है उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसका फर्स्ट हो गया फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, विखंडन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन या विखंडन, ये चीज़ हो गई। अब फ्रेगमेंटेशन या विखंडन का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग अमीबा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमने अमीबा को, जैसे कोई भी अमीबा लिया है, अगर हमने उस अमीबा को जितने पोर्शंस में डिवाइड किया है, जैसे मान लिया कि अमीबा का सिंगल बॉडी है, उस अमीबा को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो जितने पार्ट में उसको डिवाइड किया या फिर जितने फ्रेगमेंट हम लोगों ने उसके बनाए हैं, वो सारे ही फ्रेगमेंट क्या करेंगे, आगे चल के एक नए बॉडी का या फिर नए अमीबा का फॉर्मेशन करेंगे। सेम चीज़ फ्रेगमेंटेशन में होती है कि फंजाई में भी क्या होता है, माइसीलियम है। जैसे फंजाई की जो मेन जो भी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है उसे हम लोग बोलते हैं माइसीलियम। ये क्या है, इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। ये हो गई इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या फिर जो माइसीलियम है, इसको हम लोगों ने क्या किया है, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया है। इसके हम लोगों ने फ्रेगमेंट बनाए, और जितने फ्रेगमेंट हम लोगों ने मान लिया, जैसे अगर एक माइसीलियम को 2 फ्रेगमेंट में डिवाइड किया है तो उससे 2 माइसीलियम फॉर्म हो जाएंगे, 3 में किया है तो 3 बन जाएंगे, 4 में किया है तो 4 बन जाएंगे। यानी कि जितने माइसीलियम को जितने फ्रेगमेंट में डिवाइड करेंगे वो सारे ही फ्रेगमेंट अब आपस से डेवलप होंगे, और डेवलप होकर एक नए माइसीलियम का फॉर्मेशन करेंगे, या फिर एक नई वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या फिर नए थैलस का वो निर्माण करते हैं। तो ये जो मेथड होता है इसे हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन मेथड। इसके बाद में जो नेक्स्ट मेथड फॉलो किया जाता है, जैसे ये इस तरीके का जो फ्रेगमेंटेशन वाला जो मेथड है, ये बेसिकली पाया जाता है म्यूकर नाम के फंजाई में। जो फंजाई म्यूकर नाम की जो फंजाई होती है उसमें देखने को मिलता है। उसके अलावा जो पेनिसिलियम फंजाई होती है उसमें भी इस तरीके से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं बाइनरी फिजन या द्विविखंडन। ये तो हो गया विखंडन या फिर फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट आता है अपना बाइनरी फिजन। इसका सेकंड टाइप हो जाता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, ये हो गया, या फिर द्विविखंडन। अब बाइनरी फ्यूजन या फिर द्विविखंडन में भी क्या होता है, जैसे कोई भी माइसीलियम है,
इस माइसीलियम को हम लोगों ने क्या किया, माइसीलियम किसका है, जैसे माइसीलियम लिया है हम लोगों ने यीस्ट का, यीस्ट क्या है, यीस्ट का जो माइसीलियम होता है वो यूनिसेल्यूलर होता है, यानी कि सिर्फ एक ही सेल का माइसीलियम होता है, मल्टीपल सेल का माइसीलियम नहीं होता, यूनिसेल्यूलर टाइप का होता है। तो इसका जो भी माइसीलियम है या फिर जो भी सिंगल सेल है उसको हम लोगों ने क्या किया है, जैसे ये सिंगल सेल है तो ये सेल में जब भी फ्रेगमेंटेशन होगा या फिर ये सेल क्या करेगी, दो सेल में डिवाइड हो जाएगी और ये जो भी दोनों सेल बनेगी उससे क्या होएगा, न्यू थैलस का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से जो फ्रेगमेंटेशन का मेथड होता है इसमें भी क्या हो रहा है कि जो मेन थैलस है उसको हम लोगों ने डिवाइड ही किया है, उसको भी फ्रेगमेंट में ही डिवाइड किया है, लेकिन वो जो फ्रेगमेंट है उसमें हम लोगों ने कितने भी फ्रेगमेंट कर सकते हैं, लेकिन बाइनरी फिजन में क्या होता है, सिर्फ दो ही फ्रेगमेंट में जो भी थैलस होता है उसे हम लोग सिर्फ दो ही फ्रेगमेंट में डिवाइड करते हैं, या फिर फंजाई उसे सिर्फ दो ही फ्रेगमेंट में डिवाइड कर पाती है और वो जो भी दो फ्रेगमेंट होते हैं उनसे एक नए माइसीलियम या फिर नए थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है और ये जो मेथड होता है इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। जो देखने को किस में मिलता है, जो यीस्ट फंजाई होती है उसमें ये बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। इसके बाद में देखते हैं हम लोग बडिंग। नेक्स्ट आता है अपना बडिंग, जो थर्ड मेथड है। जैसे इसका आ गया थर्ड टाइप, बडिंग या फिर मुकुलन, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मुकुलन हम लोग किस में देखते हैं, फिर जो बडिंग का प्रोसेस होता है वो बेसिकली हम लोगों ने 12th तक किस में पढ़ा होता है, हाइड्रा में, कि फ्रेगमेंटेशन का जो मेथड है वो तो हम लोग देखते हैं अमीबा में, और जो बडिंग का जो प्रोसेस होता है वो हम लोग देखते हैं हाइड्रा के अंदर, ठीक है, कि हाइड्रा का जो भी प्लांट पॉड, हाइड्रा का जो भी थैलस होता है या फिर जो भी उसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या फिर जो भी उसकी बॉडी होती है उस पर क्या होता है, कुछ छोटी छोटी सी बर्ड्स बन जाती है। बडिंग का मतलब क्या है, बड का फॉर्मेशन, बड फॉर्मेशन। अब ये बड का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, जो भी पेरेंट थैलस है या फिर जो भी मेन थैलस है, जैसे ये मेन थैलस हो गया, ये मेन थैलस के ऊपर क्या होएगा, कुछ छोटी छोटी सी बर्ड्स का फॉर्मेशन होएगा। जब तक वो बर्ड इमैच्योर रहेगी, जैसे इमैच्योर है, अगर बर्ड इमैच्योर है तो जब तक बर्ड इमैच्योर रहेगी तब तक तो वो क्या करेगी, इस मेन थैलस के साथ अटैच्ड ही रहेगी, इस मेन थैलस से वो अपना न्यूट्रिशन गेन करती रहेगी। लेकिन जैसे ही बर्ड मैच्योर हो जाती है, जैसे ही ये बर्ड मैच्योर हो गई है तो मैच्योर होने के बाद में ये क्या करती है, अपने मेन थैलस से सेपरेट हो जाती है। जो भी इसका पेरेंट थैलस होता है, जो भी पेरेंट माइसीलियम होता है, उससे ये अलग हो जाती है और अलग होकर के एक नए माइसीलियम का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो ये जो मेथड होता है इसको हम लोग बोलते हैं बडिंग, इस मेथड को हम लोग बोलेंगे बडिंग। बडिंग में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो भी बडिंग का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी एक पेरेंट सेल है या फिर जो भी पेरेंट थैलस है, ये पेरेंट थैलस हो गया, ये पेरेंट थैलस के ऊपर क्या होएगा, कुछ बर्ड्स का फॉर्मेशन होएगा, बर्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जब तक ये बर्ड इमैच्योर है तब तक तो ये क्या करेगी, अटैच्ड विथ थैलस, मेन थैलस। लेकिन आफ्टर मैच्योरिटी, आफ्टर मैच्योरिटी सेपरेटेड फ्रॉम मेन थैलस एंड मेन थैलस से सेपरेट हो जाएगी और फिर क्या करेगी, ये एक नए थैलस का फॉर्मेशन करेगी या फिर नया जो भी माइसीलियम होगा उसका जनरेशन करेगी। तो ये जो मेथड होता है इसको हम लोग बोलते हैं बडिंग मेथड। 3 मेथड हो गए। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट मेथड आता है उसे हम लोग बोलते हैं, ये जो बडिंग का प्रोसेस होता है इसका एग्जाम्पल भी क्या होता है, ये भी पाया जाता है अपना यीस्ट में। और इसके पहले अपन लोगों ने देखा था कि यीस्ट के अंदर जब बडिंग का प्रोसेस होता है तो इसके साथ ही एक और टर्म भी रीड किया था, एक और टर्म के बारे में भी अपन लोगों ने बात किया था। वो टर्म क्या होता कि जितने भी जो यीस्ट होता है, यीस्ट में जब बडिंग का प्रोसेस होता है तो बडिंग का जब प्रोसेस चल रहा होता है तब क्या होता है कि जैसे ये सिंगल सेल है, इसके ऊपर ये बड बन गई है ना। अब ये बड मैच्योर हुई नहीं है,
ठीक है। ये बर्ड अपनी जो भी मेन थैलस है इससे अलग होने से पहले ही इस पे नई नई बर्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, इससे नई नई बर्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो फॉर्मेशन होता है इसको क्या बोलते हैं कि ये जो भी यीस्ट का जो माइसीलियम होता है यूनिसेल्युलर होता है, लेकिन बडिंग प्रोसेस के दौरान हम लोग देखते हैं कि बडिंग का प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि जो यूनिसेल्युलर माइसीलियम है वो हमको ऐसा लगता है जैसे मल्टी सेल्युलर हो। जैसे इस माइसीलियम को अगर हम लोग देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये एक मल्टी सेल्युलर माइसीलियम है, मल्टी सेल्युलर माइसीलियम, ठीक है। जबकि है ये रियल में यूनिसेल्युलर है, लेकिन दिख कैसा रहा है मल्टी सेल्युलर माइसीलियम, जबकि मल्टी सेल्युलर माइसीलियम है नहीं। तो ये कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडोमाइसीलियम, स्यूडोमाइसीलियम। और स्यूडोमाइसीलियम जो कंडीशन है वो कौन से फंजाई में देखने को मिलती है, तो वो देखने को मिलती है अपने यीस्ट में। और जो बडिंग का प्रोसेस है वो भी किस में देखने को मिलता है, यीस्ट में। या फिर स्यूडोमाइसीलियम का फॉर्मेशन कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, तो जो भी स्यूडोमाइसीलियम यीस्ट में स्यूडोमाइसीलियम का फॉर्मेशन बडिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। बडिंग का जो प्रोसेस है जब बहुत ही फास्ट होता है तो मेन जो सेल होती है उसके ऊपर बहुत ही एक बर्ड्स की चेन बन जाती है और वो चेन ऐसा लगता है जैसे मल्टी सेल्युलर माइसीलियम। तो ये सारी स्ट्रक्चर हो गई। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करेंगे क्लेमाइडोस्पोर्स के बारे में, कि जो फोर्थ टाइप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो फोर्थ टाइप है वो है अपना क्लेमाइडोस्पोर्स। अपना फोर्थ टाइप हो गया क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर्स, ये क्लेमाइडोस्पोर भी क्या है, एक तरह की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है।